नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश और दुनिया की हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल इंदौर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हैं इस वक्त श्रद्धालु रुद्राक्ष लेने के लिए। ये लंबी कतारें आपको रोड पर नजर आ रही है। दरअसल रुद्राक्ष लेने के लिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ये लंबी लाइन लगी है, लंबा जाम लग गया है। प्रशासन ने पहले से ट्रैफिक का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया था, जिसके बाद ये तस्वीरें मिल रही है। भोपाल इंदौर हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हैं श्रद्धालु रुद्राक्ष लेने के लिए। यहां ये भीड़ जुटी है, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें आप इस हाईवे पर देख रहे हैं। प्रशासन ने पहले से ट्रैफिक का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया, जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीर भोपाल इंदौर हाईवे से देखने को मिली है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हैं श्रद्धालु रुद्राक्ष लेने के लिए। ये तमाम लोग वहां पहुंचे हैं, जिसके बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जैम हो गया। कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा है। भोपाल इंदौर हाईवे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हैं श्रद्धालु रुद्राक्ष लेने के लिए। यहां पर भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया। शिंदे की शिवसेना असली है या ठाकरे की, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ी बात कही। संविधान पीठ ने कहा, शिवसेना के धड़ों के बीच कानूनी लड़ाई पेचीदा है, संवैधानिक मसला ये नहीं है जिसका फैसला करना है। पीठ के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2016 में नवाब रेबिया मामले में दिया गया फैसला सही था या फिर नहीं। अरुणाचल प्रदेश के नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में दिए फैसले में कहा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष तब किसी विधायक के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते जब खुद उनके खिलाफ उसे ही हटाए जाने की अर्जी लंबित हो। पीठ ने कहा कि नवाब रेबिया के फैसले में कुछ बदलाव कर इसे मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही सवाल यह भी है कि यह बदलाव 5 जजों की पीठ कर सकती है या फिर इसे बड़ी पीठ में भेजा जाना चाहिए। कि हिंदू राष्ट्र की मांग की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। धर्म से जुड़े लोगों से लेकर आम जन तक हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है देश की राजनीति में। देश में हिंदू राष्ट्र की हुंकार, आया योगी आदित्यनाथ का बयान। भारत हिंदू राष्ट्र और यहां सब हिंदू। देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को और धार दी है। इस सिलसिले में उन्होंने पिछले दिनों प्रयागराज में साधु संतों से मुलाकात भी की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में इसको लेकर महायज्ञ शुरू कर दिया है। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत का कोई व्यक्ति हज के लिए जाता है तो उसका संबोधन हिंदू से होता है, वो हिंदू नाम से जाना जाता है। वहाँ भारत से जाने वाले शख्स को ना मुस्लिम और ना हाजी कहा जाता है, वहाँ उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहाँ किसी को परेशानी नहीं होती है। इस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हिंदू की परिभाषा को समझने में गलती कर रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग कई लोग कर रहे हैं और इस फेरिस्त में भजन सम्राट अनूप जलोटा का भी नाम जुड़ गया। जलोटा ने कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मित्रों, मुझे कहना है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान
अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहाँ मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज़्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश संविधान से चलता है। जो लोग भारत की आज़ादी में जिन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सब कुछ लुटाया और इस देश को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद किया, वो उनकी कुर्बानियों को रायगा कर दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाउंडिंग फादर्स ने, इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच सनातन बोर्ड के गठन की आवाज भी उठने लगी। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि मोदी शासन में हिंदुओं के साथ अब न्याय हो रहा है, लेकिन दूसरे धर्मों की तरह हिंदू धर्म के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीज़ें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि देश में कई मंदिर हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण है, मगर दूसरे धर्मों के धर्म स्थल पर नियंत्रण नहीं है। देश में 10 लाख मंदिर और मठ, 4 लाख पर सरकारी नियंत्रण, चर्च मस्जिद पर नियंत्रण नहीं। हिंदू राष्ट्र की मांग आज की नहीं है, बल्कि काफी पहले से उठती आ रही है। अब इस मांग में तेजी आ गई है। ऐसे में देश में हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड की मांग और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान अब सामने आया। भारत न हिंदू राष्ट्र था और न हिंदू राष्ट्र रहेगा, शफीकुर रहमान की तरफ से कहा गया। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही हिंदू राष्ट्र को कोई भी नहीं समझेगा, ये शफीकुर रहमान का बड़ा बयान। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के बीच शफीकुर रहमान का ये बड़ा बयान सामने आया है। सुनवाते हैं आप। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना होगा। देखिए, भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना होगा। दिल्ली पुलिस का आज 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने परेड की सलामी ली, साथ ही अपने संबोधन में दिल्ली पुलिस की पीठ भी थपथपाई। दिल्ली पुलिस का आज 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किंग्सवे कैंप में आयोजित समारोह में शामिल हुए। समारोह की शुरुआत में गृह मंत्री शाह ने परेड की सलामी ली, जिसके बाद गृह मंत्री ने फॉरेंसिक वैनों को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के जांबाज जवानों को सम्मानित भी किया। जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कई खास ऐलान किए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस देश की सबसे हाईटेक पुलिस बन जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम वाले तीनों कानूनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक टीम का दौरा अनिवार्य करने जा रही है। मित्रों, आने वाले दिनों में दिल्ली देश का ऐसा पुलिस बल, पहला पुलिस बल बनेगा जो 6 साल और 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फॉरेंसिक टीम के विजिट के साथ ही इसकी जांच होगी। हमारे देश के न्याय तंत्र को फॉरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर
मजबूत करने की बहुत जरूरत है और इसलिए ये शुरुआत 1 साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था। दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी और अब ये फोरेंसिक वाहन जोड़ने के साथ साथ इसकी 100% पूर्ति भी होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस के योगदान की भी खूब तारीफ की। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के पहले पुलिस के काम में सेवा का नाम नहीं होता था, लेकिन पुलिस अब सेवा भी करती है। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को G20 कार्यक्रम के दौरान बेहद सतर्क रहने की भी हिदायत दी, क्योंकि उस वक्त कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में मौजूद होंगे। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कोरोना के वो काल के अंदर दिल्ली के एक एक वृद्ध व्यक्ति की चिंता की, एक एक बीमार व्यक्ति की चिंता की, चाहे उनके परिवार में कोई था या नहीं था। दिल्ली पुलिस सदैव उनका परिवारजन बनकर उनके साथ रही और उनके जान की रक्षा की। ये करते करते कई दिल्ली पुलिस के जवान स्वयं कोरोनाग्रस्त भी हुए। कई जवानों ने अपने जान का बलिदान भी दिया, मगर दिल्ली पुलिस ने जब तक कोरोना से समाज को मुक्ति नहीं मिली, हंसते हंसते अपनी ड्यूटी को, शांति, सेवा और न्याय के सूत्र को चरितार्थ करने का काम चालू रखा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली पुलिस के लिए 2 स्पेशल मोबाइल लाठी डंडा मालखाना वैन भी बनाई गई है, ताकि राजधानी में दंगे होने की स्थिति में कहीं भी तुरंत लाठी डंडे, टीयर गैस और अन्य साजो सामान की कहीं कोई कमी नहीं होगी। प्रत्येक वैन में कम से कम 100 जवानों के लिए न केवल लाठी डंडे भरे होंगे, बल्कि टीयर गैस, शील्ड, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, बॉडी प्रोटेक्टर, गैस गन, कैमरे, मिर्ची पाउडर और दंगाइयों से निपटने के अन्य सामान भी होंगे। उन्नीस में आज के ही दिन पंजाब पुलिस से अलग होने के बाद दिल्ली पुलिस का गठन हुआ था। सिर्फ 3 थानों से शुरू हुआ दिल्ली पुलिस का दायरा 198 थानों तक फैल गया है। वहीं अपनी स्थापना के बाद से ही दिल्ली पुलिस राजधानी की जनता की सेवा के अलावा देश के खिलाफ साजिश रचने वाले देशद्रोहियों पर भी नजर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करें उस खबर की जो इन दिनों सुर्खियों में है। बीबीसी के दफ्तर में आईटी सर्वे को लेकर के दिल्ली की सियासत में सियासी उबाल आ गया, क्योंकि आयकर विभाग बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छानबीन कर रहा है। लेकिन विपक्षी दल इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईटी सर्वे को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत कहानियों से भारत के विकास को रुकने नहीं देंगे। बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे टीम को करीब 50 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया, फिर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस अभियान के बीच सियासी दलों ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला, कहा कि ये तो अघोषित आपातकाल है। इस बयानबाजी के बीच देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सूचना सेवा से संवाद किया, लेकिन उन्होंने बीबीसी की छापेमारी पर खुद को केंद्रित कर लिया। ये बयान तब आया जब दिल्ली की सियासत में सियासी हंगामा जारी है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास गाथा को नीचा दिखाने की कोशिश करने वालों को जवाब देने की जरूरत है। उनकी झूठी और मनगढ़ंत कहानियों का मुकाबला करने की जरूरत है। दरअसल उपराष्ट्रपति का ये बयान तब आया जब बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे जारी था। अब तक करीब 3 दिन बीतने को है। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि यह सर्वे कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है। लेकिन बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद जगदीप धनखड़ ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि फ्री इंफॉर्मेशन के नाम पर एक कहानी सेट करना एक भयावह डिजाइन है। जगदीप धनखड़ ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और चिताया कि यह आक्रमण करने का एक और नया तरीका है, जिसको हमें बड़े साहस के साथ बेअसर करना होगा। हमें अपने भीतर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करनी होगी। इंफॉर्मेशन की दुनिया में जारी सियासी जंगे आजादी के नाम पर भारत की राजनीति मचल रही है। कुछ लोग बीबीसी इंडिया के साथ खड़े हैं तो सरकार उसके खिलाफ खड़ी हो गई।
क्योंकि जब बीबीसी इंडिया ने डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया तो उसके अगले एपिसोड से पहले सरकार ने बैन कर दिया। यही से शुरू हुआ विवाद अब सियासत के केंद्र में आकर खड़ा हो गया। विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार बीबीसी इंडिया से बदला ले रही है, जबकि सरकार का मानना है कि यह रूटीन कार्रवाई है। लेकिन उपराष्ट्रपति ने अफसरों को संदेश दिया कि फर्जी सूचनाओं को बेअसर करने के लिए साहसिक और प्रभावी कदम उठाने होंगे, क्योंकि बदलते भारत की बदलती तकनीक से चीजें एक सेकंड में वायरल हो जाती है, जिससे चौकन्ना रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।